जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और इस एएमएल कोर्स में ये तीसरा चैप्टर है और इसकी छठी वीडियो है। अब तक हमने देखा कि पीट ने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की है, हमने वो तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं, वो प्रोसेस जिससे वो पीट ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब उस मनी लॉन्ड्रिंग से इकोनॉमी को क्या डैमेज हुआ है या सोसाइटी को क्या डैमेज हुआ है और उसके अलावा कंट्री को क्या डैमेज होगा, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये चीज़ समझने की है कि हम नॉर्मली ये देखते हैं कि चले एक क्राइम हो गया, एक ड्रग उसने जो सेल की वो तो एक क्राइम है, लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की क्या वजह है, मनी लॉन्ड्रिंग से क्या नुकसान हो रहे हैं। चलें ठीक है, एक क्राइम तो ऑलरेडी हो गया ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हम इतनी ज़्यादा क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं या इतनी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बना रहे हैं जिससे बिजनेस को भी नुकसान होता है। जो लेजिटिमेट कस्टमर है उनकी ट्रांजैक्शन भी स्लो होती हैं, हम उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं, तो इसकी क्या वजह है। तो चलें अब इस वीडियो में हम और इस चैप्टर में हम उसे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अच्छा, पीट सक्सेसफुल हो गया, उसने $10 मिलियन लॉन्ड्र कर लिया और उसने अपना घर खरीद लिया। तो अब इससे क्या होगा कि पीट और पीट जैसे लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगी। क्यों इनकरेजमेंट मिलेगी? कि अब जो पीट ने पैसे जो डिपॉजिट करवाए थे अपने बैंक में, जो उसने पैसे अर्न किए थे ड्रग से, अब वो उसे इजीली इस्तेमाल कर सकता है, कोई उसे रोक टोक नहीं है। अगर वहाँ पे अगर वो प्रिवेंट हो जाता, अगर उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो रुक जाती, उसकी वो मनी लॉन्ड्रिंग ना कर पाता और वो किसी स्टेट पे पकड़ा जाता, तो उससे बाकी लोगों को भी उनकी भी हौसला शिकनी होती, वो भी डिस्करेज होते और उस डिस्करेजमेंट से क्राइम जो है वो क्राइम का रेट लो होता। अब क्योंकि पीट सक्सेसफुल हो गया तो इसलिए बाकी लोग भी जो है वो उन्हें इंकरेजमेंट मिलेगी क्राइम को करने की, और पीट को भी इंकरेजमेंट होगी कि ठीक है, जो उसका ड्रीम था लग्जोरियस लाइफस्टाइल जीना, तो वो मजीद क्राइम करेगा। तो क्योंकि अब उसने तो एक साइकिल बना लिया ना मनी लॉन्ड्रिंग का कि कैसे उसने यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से फिर मजीद क्राइम जनरेट होंगे। अब सेम इसी तरह अगर आप देखेंगे, अगर किसी सोसाइटी में या किसी इदारे में अगर कोई करप्शन हो रही है, अगर कोई जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो रिश्वत ले रहा है और रिश्वत की वजह से अगर वो रिश्वत पकड़ी जाती है पहले ही स्टेज पे, वो तो पकड़ा जाएगा, उससे एक तो करप्शन रुकेगी और उसके साथ साथ ये होगा कि जो बाकी उसके साथ वाले हैं वो भी इस चीज़ से डरेंगे कि वो पकड़े जाएंगे। ये एक पनिशमेंट का जो डर है, ये पकड़े जाने का जो डर है, ये लोगों को क्राइम से रोकता है। क्योंकि यहाँ पे जो हम क्राइम्स की बात कर रहे हैं ये फाइनेंशियल क्राइम है। जाहिर सी बात है कुछ और तरह के क्राइम भी सोसाइटी में होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो प्योरली फाइनेंशियल क्राइम को डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि जहाँ से पैसा जनरेट होगा, पैसे को फिर लॉन्डर किया जाएगा, तो हम यहाँ पे प्योरली फाइनेंशियल क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल क्राइम में अगर कोई बंदा रिश्वत ले रहा है या करप्शन कर रहा है और उससे पकड़े जाने का डर है, तो वो नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नहीं करेगा और उसके पकड़े जाने पे बाकी जो उसके साथ वाले हैं वो भी घबराएंगे करप्शन करने से, रिश्वत लेने से, या इस तरह की और जो क्राइम्स है जैसे टैक्स एवेजन वगैरह है। तो या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बेसिक पर्पस जो है वो पैसा ही है ना, फाइनेंस। तो अगर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो इतना रिस्क लेकर अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, मुंतकिल करते हैं, और उसके बाद फिर वो आखिर में वो पैसा वो यूज़ नहीं कर पाते, तो उन्हें वो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उन्हें डिस्करेज करना होता है। सेम पीट के केस में अगर पीट पकड़ा जाता, वो दोबारा से वो ड्रग की डील खुद नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि उसके पकड़े जाने पे जो उसको देखने वाले हैं ये चीज़ देख रहे थे कि अगर पीट कामयाब हो गया तो हम भी इसे ज्वाइन करेंगे। ये चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी को ख़राब करती हैं, मज़ीद क्राइम को जनरेट करती हैं, इनक्रेज करती हैं बाकी लोगों को क्राइम करने के लिए। सेम इसी तरह अगर कोई बंदा कोई पॉजिटिव चीज़ कर रहा है और उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, तो लोग ज़्यादा इनक्रेज होंगे। और इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है और उसे उसका रिवार्ड अगर अच्छा नहीं मिल रहा वक्ती तौर पे, तो लोग उस पॉजिटिव काम को मे भी ना करें, और इसी तरह होता है सोसाइटीज़ में। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनक्रेजमेंट होगी मज़ीद क्राइम की अगर मनी लॉन्ड्रिंग को होने दिया जाए, और अगर प्रिवेंट हो जाए तो फिर क्या होगा कि डिस्करेजमेंट होगी क्राइम्स की, क्राइम का रेशियो जो है वो मिनिमाइज होगा, कम से कम होंगे क्राइम। अब ये रेस्टोरेंट जो है ये लेजिटिमेट कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करता है, ये मार्केट कैसे डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय होती है। अब देखें, जहाँ पे पीट ने रेस्टोरेंट खोला वहीं पे बाकी लोगों ने के भी रेस्टोरेंट थे। अब पीट को प्रॉफिट से तो गर्ज ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में भी उसका रेस्टोरेंट से आ रहा हो $500 पर डे और मे बी $1000 पर डे, लेकिन उसका मेन जो फोकस था वो मनी को लॉन्डर करना था। तो मे बी उसने वो मज़ीद कस्टमर अपने पास अपने रेस्टोरेंट में लाने के लिए वो अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर देगा। मे बी वो ब्रेक इवन पे चला जाए, या फिर वो लॉस में लोगों को खाना देना शुरू कर दे, या अपनी जो सेल है वो बढ़ाने के लिए वो लॉस में चला जाएगा, ताकि जो उसके फूड आइटम्स हैं वो अगर चीप होंगे तो लोग वहाँ पे ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि यही मार्केट का रूल है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा
लोग नहीं देखेंगे कि और ना ही उन्हें पता होगा कि ये मनी कहाँ से आ रही है। वो देखेंगे कि एक रेस्टोरेंट की अगर प्राइसेस कम हैं तो वो उस पे ज़्यादा जाएँगे। तो अब इससे क्या होगा, जो लेजिटिमेट रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जो उस एरिया में हैं, उनकी डिस्करेजमेंट होगी, वो वहाँ पे सही तरह बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें मार्केट को डैमेज करती हैं। जो लेजिटिमेट कस्टमर्स जो लेजिटिमेट लोग हैं, जो लेजिटिमेट बिज़नेस ओनर्स हैं, तो उनका बिज़नेस जो है वो थ्राइव नहीं कर पाता, बल्कि वो लॉस में होता है और काफ़ी लोग फिर मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये नुकसान होता है मार्केट्स में, और जिससे लेजिटिमेट कंपटीशन नहीं होता है। जो मार्केट का कंपटीशन है आप उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी इकोनॉमी को। देखेंगे यहाँ पे पीट कर जो रेस्टोरेंट की हमने मिसाल दी, ये एक मिसाल है। अब कितने मनी लॉन्ड्रर्स होंगे जो इस तरह के लॉन्ड्रिंग कर रहे होंगे। अब रेस्टोरेंट एक अकेली हमने सिर्फ मिसाल दी थी समझने के लिए, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग आप किसी भी बिजनेस में कर सकते हैं। मे बी कहीं पे कैश इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के थ्रू, कहीं पे मे बी कैश इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ना हो, लेकिन आप ट्रांजैक्शन इस तरह बना लें कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकें, आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करें पैसे और फिर अपने अकाउंट में करें। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मिसालें हो सकती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। और अगर बहुत ज़्यादा लोग मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू कर देंगे तो कंट्री की इकोनॉमी जो है वो भी ख़राब होगी, वो भी डिस्टर्ब होगी, और उसके साथ साथ ये जो हेल्दी कंपटीशन है, जो मार्केट है इटसेल्फ डिस्टर्ब होगी। ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं ओवरऑल मार्केट का। अब जो जीडीपी है वो कंट्री की, वो क्योंकि अब इसमें पॉजिटिव ग्रोथ नहीं आ रही, ये जो एक्चुअल ग्रोथ है ये तो आर्टिफिशियल ग्रोथ हो रहा दिखा रहा है पीट और पीट जैसे काफ़ी लोग। यहाँ पे क्या होगा कि जीडीपी जो है वो सही तरह कैलकुलेट नहीं होगी। अगर सही तरह जीडीपी कंट्री की कैलकुलेट नहीं होगी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सही तरह से वो आपकी पॉलिसी सही नहीं बना पाएंगे। और पॉलिसी अगर वो बनाएंगे, वो जो आर्टिफिशियल फिगर्स हैं या जो आर्टिफिशियल नंबर हैं वो उनके ऊपर उनकी बेस पे वो पॉलिसी बनाएंगे कंट्री की, जो कि नेक्स्ट ईयर या आने वाले सालों में वो फिर कोलैप कर जाएगी, क्योंकि वो जो नंबर्स हैं वो गलत फीड हुए हैं उस इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी में पीट जैसे लोगों के थ्रू। तो ये कंट्री की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है, मार्केट के कंपटीशन को डिस्टर्ब करता है, और क्राइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और इस तरह सोसाइटी एक पूरी डिस्टर्ब होती है। अब यहाँ तक तो हमने देखा कि सोसाइटी में क्या बिगाड़ पैदा हो रहा है, मज़ीद क्राइम हो रहे हैं, और उसके साथ साथ मार्केट में जो कंपटीशन है वो ख़राब हो रहा है, जो लेजिटिमेट बिजनेस है उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, लोग अनएम्प्लॉयड होंगे जो उन बिजनेसेस में हैं जो लेजिटिमेटली कर रहे हैं। अब ये तो एक सोसाइटी को नुकसान हो गया और एक कंट्री को एज अ होल नुकसान हुआ, लेकिन इसके अलावा कंट्री की जो साख है, जो कंट्री का स्टैंडर्ड है, वो भी रिस्क में आ जाता है। आपने एफ का नाम सुना होगा, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, कि जब पाकिस्तान एफ की ग्रे लिस्ट में चला गया था। एफ एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एक ग्लोबल वॉच डॉग है, जो 1989 में बनाई गई थी। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। पोस्ट 9/11 इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया गया। तो ये तमाम कंट्रीज को रिकमेंडेशन देता है। अब तक इसकी 40 रिकमेंडेशंस हैं जो इस टाइम अवेलेबल हैं। तो उन रिकमेंडेशंस को कंट्रीज फॉलो करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। अगर कोई कंट्री उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम रहता है, या जो वो रूल्स बताए गए हैं एफ की तरफ से, अगर कोई कंट्री उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, उससे फिर एफ उन्हें वक्ती तौर पे ग्रे लिस्ट में डाल देता है, जिससे फिर ये होता है कि मे बी आने वाले टाइम में उसे ब्लैक लिस्ट डाला जाएगा। ग्रे लिस्ट जो है, इसे ये ऑफिशियल नेम नहीं है, मीडिया में इसे ग्रे लिस्ट के तौर पे जाना जाता है, लेकिन इसका जो नाम है वो जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, ये इसका नाम है। एफ की जो ग्रे लिस्ट जिसे हम कहते हैं, इसका ऑफिशियल नाम जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग है। अब इसमें क्या होता है कि वो कंट्रीज जिनमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं है, एफ के रिकमेंडेशन के मुताबिक, लेकिन वहाँ पे आल दो कंट्रोल एफ के रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो कंट्री कोऑपरेट कर रहे हैं एफ के साथ। तो अभी इन इंक्रीज मॉनिटरिंग में फिर क्या होगा कि एक तो कंट्री वैसे ही बदनामी होगी, नटोरियस होगा कंट्री के एफ की ग्रे लिस्ट में। इसका मतलब कि वहाँ पे AML रेगुलेशन जो है वो ठीक नहीं है, वो कंट्रोल ठीक नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि लेजिटमेट कस्टमर जो हैं, लेजिटमेट बिजनेस नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि लेजिटमेट बिजनेस उनके पास कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि जो उसके मुकाबले में बिजनेसेस हैं वो फंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को क्रिमिनल प्रोसीड से, जैसे पीट के केस में वो ड्रग्स से मनी जो उसके पास आई है। तो फिर जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह की कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, उन्हें लॉस होगा, या उनकी डिस्टरबेंस होगी उनके बिजनेसेस में। तो ये एक चीज़ इन्वेस्टर्स को रोकती है, क्योंकि अगर ग्रे लिस्ट में है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि जब आपके लेजिटिमेट कस्टमर्स
ये लेजिटिमेट बिजनेसेस जो हैं वो ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेशनली। ट्रांजैक्शन में काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि आपका कंट्री जो है वो उसमें ऑलरेडी ये बात क्लियर हो चुकी है, वो ग्रे लिस्ट में है, तो वहाँ पे एएमएल कंट्रोल जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब एएमएल कंट्रोल बेहतर नहीं है तो जो बाहर के बैंक्स हैं वो ट्रांजैक्शन में या तो वो ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं, अगर वो करेंगे तो वो इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस करेंगे हर ट्रांजैक्शन पे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है विट्रो बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे एक एक पेमेंट के लिए, एक एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिजनेसेस को स्लो करती हैं, ग्रोथ स्लो करती हैं, कंट्री की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको नुकसान पहुंचता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएंगे कंट्री में, बिजनेस है वो काफ़ी स्लो होगा, तो इस तरह की जो लेजिटमेसी है बिजनेसेस की वो भी रिस्क पे होगी। अब ब्लैक लिस्ट ये सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल होती है जहाँ पे ऑफिशियल नेम इसका हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन है, जहाँ पे जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में है वो ताउन नहीं करते एफ के साथ, तो एफ फिर उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। तो वहाँ पे इन कंट्रीज़ के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करता, कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो तक कम्प्लीटली जो आपकी इकोनॉमी है वो सफोकेट कर जाती है इकोनॉमी, वो क्योंकि उनके उन कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनली कोई बिजनेस नहीं हो पाता। तो बहुत कम लेवल पे कुछ सेक्टर्स में जैसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ बिजनेसेस होते हैं, मे बी मेडिकल की जैसे फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई या फूड के रिलेटेड कोई बिजनेसेस हो गए, तो मे बी उन्हें कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट उनकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। ये कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। जाहिर सी बात है, अगर इन्वेस्टर तो बिल्कुल नहीं आएंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली बंद हो जाएगी, कंट्री को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, वो जो कि काफ़ी मुश्किल है इस टाइम में। तो अब हर कंट्री जो है वो दूसरी कंट्रीज पर रिलाई करता है ग्लोबली, तो ये कंट्री के लिए, उनकी इकॉनमी के लिए बहुत बैड सूरत हाल होती है, बहुत बुरी सूरत हाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो एफ में 3 कंट्रीज़ हैं, म्यांमार है, ईरान है और नॉर्थ कोरिया है, और आप उनकी हालत देख लें कि उनकी इकोनॉमिक सूरत हाल कितनी बुरी है। नॉर्थ कोरिया का हमने सुना है कि वहाँ पे लोगों में स्टारवेशन है। सेम म्यांमार में भी काफ़ी बुरी सूरत हाल है। ईरान की जो सूरत हाल है आल्दो वो बुरी है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। हमने प्रोटेस्ट देखे थे ईरान में, जो वो उसी वजह से थे कि उनकी इकोनॉमिक सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब इसमें एफ के साथ कुछ और इंटरनेशनल सेंक्शंस का भी रोल है, सिर्फ एफ ही नहीं, लेकिन एफ जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अब एफ की कोई अपनी फोर्स नहीं है, ये चीज़ देखने की है कि एफ की कोई अपनी फोर्स नहीं है। ये बस कंट्रीज़ को वॉच लिस्ट में या हाई रिस्क में डाल देती है, और उसके बाद फिर बाकी कंट्रीज़ जो हैं उससे कॉपरेट करना बंद कर देते हैं। तो ये उसकी सूरत हाल है। अब ये 2 लिस्ट हैं एफ की, इनके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे मैंने बताया ग्रे लिस्ट है, यहाँ पे कंट्री जो है वो एफ के साथ कॉपरेट कर रहा है और एक्नॉलेज कर रहा है कि उसके पास डेफिशिएंसीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और उन्हें वो हल करने की कंट्री कोशिश करते हैं कि वो बेहतर एएमएल कंट्रोल हो, बेहतर काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग उनको कंट्रोल हो। तो इस तरह के चीज़ें वो होती हैं, लेकिन फिर भी इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। और फिर कंट्रीज़ जो हैं एफ की ग्रे लिस्ट से वो बाहर निकल सकते हैं। ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज़ फिर तावन ही नहीं करती एफ के साथ जब वो ब्लैक लिस्ट में आ गई। तो इसका मतलब कि कंसिस्टेंटली जो है वो कंट्रीज़ को पहले वार्निंग दी जाती है कि आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, तो वो कंसिस्टेंटली जो है वो फेल कर जाते हैं उस पर एक्ट करने के लिए, जो रिकमेंडेशन है एफ की। और इसके साथ साथ फॉरेन बैंक जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं ट्रांजैक्शन को, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और उसके साथ साथ जो रिकवरी है वो फिर काफ़ी साल लेती है, और इन बाद के समय वो डेकेड्स भी ले सकती है, मतलब 5-10 साल लग जाते हैं कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फॉर एग्जांपल यूएई की जो एग्जांपल है, 2022 में यूएई एफ की ग्रे लिस्ट में गया, और 2024 तक उन्होंने अपने वो तमाम जो रिकमेंडेशन थी उन्हें फॉलो किया, और 2024 में वो वापस से नॉर्मल वो ग्रे लिस्ट से निकल गए। अब देखें कि एक क्रिमिनल ने 4 लेयर्स ऑफ डैमेज किया है। क्राइम को इन उससे इंक्रीज हुआ है, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस हुई है, मार्केट को डिस्टॉर्ट किया है, इकोनॉमिक डैमेज किया है, और कंट्री की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हुई है इससे। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पेक्ट करती हैं मनी लॉन्ड्रिंग को ना रोकने से। सेम केस टेररिस्ट फाइनेंसिंग का भी है, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आज हमने देखा एफ
क्या है, और उसके साथ-साथ ग्रे लिस्ट एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है और उसके साथ ब्लैक लिस्ट है, इनमें आपस में डिफ़रेंस क्या है? क्या नुकसानात होते हैं कंट्रीज़ को जब ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में जाती हैं? और कैसे मार्केट को डिस्टॉर्ट किया जाता है या मार्केट कैसे डिस्टर्ब होती है जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है किसी भी मार्केट में? अब हमने अब तक देखा कि पीट ने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की और कैसे उसने सोसाइटी को डैमेज किया। अब हम मिलेंगे अल्बर्ट से, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है और एक फिनटेक को स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो कैसे उसे स्टॉप करेगा, कैसे वो अपने इंस्टीट्यूशन में एएमएल सीएफटी रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगा। तो हम अल्बर्ट की मिसाल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाता है, एएमएल लॉज क्या होते हैं, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होती है। अब ये हम समझेंगे। अब तक हमने समझा पेड़ की मिसाल से कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और इससे सोसाइटी कैसे डिस्टर्ब होती है और कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं क्रिमिनल्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब हम जो मेन हमारा टॉपिक है एएमएल, जिसको समझने के लिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया, तो अब हम उसे देखेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट्स में। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।